अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइनुद्दीन है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द मोइन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट सेक्टर, जो कि हमारी नजर में हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस सरसाद हमारे पास मौजूद हैं और उन्होंने हमारे पास काफी सारी कंपनीज, काफी सारे सेक्टर्स थे, उन सबको फिल्टर करके हमारे सामने 5 सेक्टर को डिस्कस करना शुरू किया, जिसकी आज लास्ट एपिसोड है। हरगिज़ ये स्टॉक एक्सचेंज की जो सीरीज है उसकी लास्ट एपिसोड नहीं है, बल्कि जो सेक्टर्स हमने डिफाइन करना शुरू किए थे, डिस्कस करना शुरू किए थे, उसकी लास्ट एपिसोड है। उससे मुराद ये है कि इसमें हम वो सेक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं जो उन 5 सेक्टर में से सबसे आखिरी सेक्टर, जिसका नाम है टेक्सटाइल सेक्टर। तो आज के सेशन में हम अपने मोस्ट एक्सपीरियंस गेस्ट सरसाद को वेलकम करेंगे कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने बेहतरीन एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर बेहतरीन सजेशन जो है वो यूथ को देते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन फ्यूचर हम जो है वो शेयर को परचेस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो आज के सेक्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्सटाइल। यहाँ पर इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, किसको हमने परचेस करना है, किसके शेयर और किसके शेयर को परचेस नहीं करना। ओवर टू सरसाद। नाम से आइडिया हो रहा होगा ये रिलेटेड है क्लोथिंग से, कपड़े से, ठीक है। तो अगर आप ये स्टॉक एक्सचेंज पर देखें तो हमें इसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 या इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा कंपनियां नज़र आती हैं। सही। मगर देखें, आपको ये समझना होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग सेक्टर है बिजनेस करने के हवाले से। यानी इसमें जो कंपनीज बिजनेस कर रही हैं उनको कुछ मुश्किलात का सामना भी अक्सर करना पड़ता है और कभी कभार बिजनेस एनवायरनमेंट उनके फेवर में नहीं भी रहता। तो उसमें यकीनन जो अच्छी कंपनी होती है, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, वो सरवाइव कर लेती है। सही। और अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूव नहीं करती या वो सेम चीज़ सेम पैटर्न के ऊपर चलती रहती है तो फिर उसके लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। ठीक है। तो हमारा जो इसके अंदर फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि मैं आपको एक थोड़ा सा टेक्सटाइल के बिजनेस का आइडिया दे दूं, उसके बाद फिर हम एक किसी अच्छी कंपनी को जो हमारी रिकमेंडेशन में रहेगी हम उसको इन डेप्थ जाके डिस्कस करेंगे। सही। देखिए, टेक्सटाइल के अंदर नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है कि यार्न इनका रॉ मटेरियल होता है। ठीक है। यार्न जो होता है या तो बाहर से ही कंपनीज इंपोर्ट करती हैं या पाकिस्तान में अपनी भी प्रोडक्शन होती है। सही। यार्न बनता है जिसे हम और बेसिक ज़बान में बोला जाए तो कॉटन बोलते हैं। सही। उसका एक प्रोसीजर है। कॉटन आपको पता है उसका पौधा होता है, उसको वहाँ से उगाया जाता है, उसको फिर वहाँ से प्लक आउट या पौधे से निकाला जाता है, उससे उसका फिर धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, फिर कपड़े के बाद ये देखा जाता है कि आया सिर्फ वो कपड़ा ही बेच देना है डायरेक्ट या उस कपड़े का कोई फर्दर प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि उसकी जीन्स बनानी है या कोई कमीज शलवार बनाना है। इसको हम बोलते हैं कि रेडीमेड सूट जैसे ये बनाना है। तो ये एक छोटा सा साइकिल है टेक्सटाइल सेक्टर का। अच्छा देखें, टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में अभी हमने जब बात शुरू करी तो मैंने कहा इनको अक्सर चैलेंजेस का वो रहता है, सामना रहता है। तो देखें, ये बेसिकली इस वजह से रहता है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, कंपटीशन ज़्यादा किसी भी उस बिज़नेस में होता है जिसके अंदर एंट्री आसान हो। अगर उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए या कोई अलग से बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी बंदा जिसके हाथ में थोड़े से फंड्स हैं या कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बिजनेसमैन जिसके हाथ में फंड्स हैं या हाथ में नहीं भी हैं लेकिन वो बोरो कर सकता है किसी से, तो वो उस बिजनेस में एंट्री ले सकता है। सही। अच्छा, टेक्सटाइल भी सेम है। अब देखें, कोई भी बिजनेसमैन एंट्री लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सक्सेसफुल भी होगा उसके अंदर, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए हमने बात करी थी अपने प्रीवियस सेशंस में, आपको पूरी एक जनरेशन लगती है। आप 10 साल 15 साल अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना ब्लड, अपना स्वेट, अपनी खुशियां, अपना टाइम सब सेक्रीफाइस करके उस बिजनेस को देना पड़ता है। फिर जो आप पौधा लगाते हो तो वो दरख्त बनता है जाके। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर एंट्री आसान है तो उसके साथ उसमें फिर सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद कोई नई कंपनी एंट्री ले रही होती है। इसके अंदर जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे बिलीव रखता है, इम्प्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं होती, जिस प्रोसेस से गुजर के वो प्रोडक्ट बन रहा है
उस प्रोसेस को वक्तन फवक्तन इम्प्रूव करते रहना। सही। जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो प्रोडक्ट बन रहा है उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहना। सही। जो एम्प्लॉयज उस टेक्नोलॉजी और उस रॉ मटेरियल पे काम करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उन एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाते रहना। अच्छा। उसको जो दुनिया के आलमी स्टैंडर्ड्स हैं इस इंडस्ट्री के उनके साथ उनको लेके चलना, ताकि देखिए आपका कंपटीशन सिर्फ आपकी पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज नहीं है, आपको टेक्सटाइल का प्रोडक्ट बना के यूरोप में बेचना है। सही है। यूरोप में जो बायर बैठा है वो पाकिस्तान से भी परचेजिंग कर सकता है, वो ब्राजील से भी कर सकता है। बिल्कुल सही है। वो परचेजिंग सिर्फ वहां से करेगा जहां से उसे अच्छी क्वालिटी सस्ती कीमत पे मिलेगी। बिल्कुल सही है। तो आपको अपनी कीमत पे भी काम करना है टेक्सटाइल में और आपको क्वालिटी पे भी काम करना है। बिल्कुल। कीमत पे आप काम उस वक्त कर सकते हैं जब आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो अच्छी जगह से खरीदें या बल्क क्वांटिटी में खरीदें। ये सारे काम करने के लिए मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट की ड्यूटी है वो इन सारे कामों को करती है। तो आपको टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चा करके, तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम एक फर्दर इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका भी मैं चाहूँगा कि इसके अंदर साथ साथ ओपिनियन मुझे मिलता रहे कि अभी हमने बात करी कि कंपनी को कॉस्ट अपनी कम करना ज़रूरी है, तो मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, फिर उस पर आपका आइडिया देगा कि देखें कंपनी को कॉस्ट कम करने की बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एक स्ट्रेटजी ये है कि आप कोई एक आइटम चूज़ करें और उसकी बल्क प्रोडक्शन करें। बल्क प्रोडक्शन से मतलब ये होता है कि आप उसको हंड्रेड्स या थाउजेंड्स की क्वांटिटी में प्रोड्यूस ना करें, आप उसे लाखों और करोड़ों की क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके लिए उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही होगी वो इतनी कम हो जाएगी कि कोई और कॉम्पिटिटर आकर उस कीमत पे उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए आपने हर चीज में एंट्री नहीं ली, लेकिन टेक्सटाइल में तो जीन्स भी बन रही है, शर्ट भी बन रहे हैं, पैंट्स भी बन रही है, कच्चा कपड़ा भी बन रहा है, सॉक्स भी बन रहे हैं, बहुत कुछ सही बात है, बेतहाशा आइटम। आपने 2 से 3 चीजों को फोकस करा और उसके अंदर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते गए। सिर्फ कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, क्वालिटी भी बढ़ाई, कॉस्टिंग को कम करा, तो फिर आप किसी एक स्केल पे जाके पहुंचते हैं कि जहां पर अब नया एंट्रेंट या नई आने वाली कंपनी आपको compete नहीं कर सकती होती। सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर कि आपके पास कोई ख़ास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप अगले 5-7 साल सरवाइव करोगे और बिजनेस करोगे। जैसे कि हमने बताया कि ये एक चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, तो आप कैसे सरवाइव करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। इसमें हमारे पास हमने बताया कि 25 से ज़्यादा कंपनियां हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का पेज खोल के देखेंगे उसमें आप सेक्टर्स में जाके टेक्सटाइल के सेक्टर में जाएंगे तो आपको 25 से 30 कंपनियां दिखेंगी। अच्छा। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसमें आपको 15 से 18 कंपनियों के आगे रेड कलर में DEF लिखा हुआ दिखेगा, डिफॉल्ट कर गए, जो कि आपका पहले सवाल था कि ये कंपनियां डिफॉल्ट कैसे होती हैं। ये कंपनियां डिफॉल्ट ऐसे होती हैं कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि इनको एक ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए इन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन से रॉ मटेरियल परचेज करा, वो ऑर्डर बनाया, वो बना के इन्होंने सेल कर दिया। अब इनको उसकी पेमेंट आनी है और जो इनको इसकी पेमेंट आएगी वो इनकी इनकम होगी। सही है। अच्छा देखें, इन्होंने सेल कर दिया, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं रख सके। जो इनका एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट था मान लें क्वालिटी A क्वालिटी का, इन्होंने प्रोडक्ट सेल आउट करे B क्वालिटी। अब जो बायर है वो बोलेगा आपका हमारा कमिटमेंट A क्वालिटी का था। सही है। तो वो तो आपने ब्रीच कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने A क्वालिटी देनी थी। अब वो बोलेगा हम आपको 100% पेमेंट तो नहीं करते, हम तो आपको 50% पेमेंट करते हैं, क्योंकि गुड्स जो आपने दिए वो उस क्वालिटी के हैं ही नहीं, जो हमें चाहिए। लेकिन जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी ने तो इस सारे प्रोसेस के लिए बैंक से उधार लिया था, कंपनी को तो पैसे पूरे वापस करने हैं, नुकसान हो गया। अब कंपनी के पास जब पैसे ही पूरे नहीं आए तो वो बैंक को कैसे वापसी करेगी। तो देखें, इस कंपनी ने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करा, जल्दबाजी में बेच दिया, या तो इनकी कैपेसिटी नहीं थी लेकिन इन्होंने वो ऑर्डर ले लिया था लालच में आके,
कहीं ना कहीं कंपनी से कोई गलती हो रही है जिस वजह से वो इस मुश्किल में फंस रही है। सही। अगर इन सारी चीज़ों को वो पहले स्टेज से देखते हुए चलेंगे और बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके लेकर चलेंगे कि हमारी जितनी कैपेसिटी है हमने उतना ऑर्डर लेना है, जो कमिटमेंट हमने बायर के साथ करा है उस कमिटमेंट की क्वालिटी ही हमने देनी है, सही, या उससे अच्छी देनी है, उससे नीचे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो प्राइसेस हमने कोट करी हैं वो कंपेटिटिव होनी चाहिए। कंपेटिटिव से मुराद अगर हम ए क्वालिटी की प्राइस $20 दे रहे हैं और अगर कोई मार्केट में बैठा हुआ $17 दे रहा है तो डेफिनेटली ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा, ऑर्डर 17 वाले को चला जाएगा। सही। तो मैनेजमेंट को सोचना होगा कि हम अपनी कॉस्ट को किस तरीके से कम करें कि हम 17 पे बेचने के काबिल हो जाएं। इन सारे प्रोसीजर्स को जो कंपनी फॉलो करेगी और विद कंटिन्यूटी फॉलो करेगी, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेगी, वो कंपनी सरवाइव करेगी। और टेक्सटाइल में इसी सेक्टर में ऐसी कंपनीज हैं जो 20-20 साल से सरवाइव करी हुई हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमाती हैं, डिविडेंड भी देती हैं। हम इसके अंदर सिर्फ एक कंपनी की बात करेंगे। अच्छा। जी हाँ, हालांकि हैं इसमें 25 से 30 कंपनियां, लेकिन अगर आप सिर्फ इस एक कंपनी को थोड़ा सा समझ लें तो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्या बात है। देखें, इंटरलूप पाकिस्तान की हम बात करेंगे जिसका PSX पे सिंबल है ILP। ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद, एक इंडस्ट्रियल सिटी है, फैसलाबाद में मौजूद है। सही। इनका प्रोडक्शन यूनिट वहां पर है, इनका कॉर्पोरेट ऑफिस वहां पर है। और अगर मैं आपको कहूं तो मैं देखता हूं आपको इस बात का यकीन आता है या आप इसको एक मजाक में समझते हैं कि एक कंपनी जो कि पूरी दुनिया के अंदर, मैं फिर कहूंगा वो कॉन्टिनेंट एशिया की बात नहीं कर रहा, कॉन्टिनेंट यूरोप की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सॉक्स बनाने की कैपेसिटी रखती है, वो कंपनी पाकिस्तान के एक शहर फैसलाबाद में मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं। तो शायद आपके लिए बिलीव करना मुश्किल हो। सही बात। इंटरलूप पाकिस्तान वो कंपनी है जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सॉक्स बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखती है। अच्छा। अब ये ओवर द नाइट नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ कि एक साल पहले उन्होंने सोचा और ये काम कर लिया हो। अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके पीछे 17 से 18 साल की मेहनत है। सही है। ये 18 साल 20 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी और ग्रो होते 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 आज इस स्केल पे पहुंची है कि ये फुल फैमिली क्लोथिंग लाइन बनाती है, जिसके अंदर फुल फैमिली क्लोथिंग लाइन से मतलब ये होता है कि जेंट्स के सूट्स भी होते हैं जो कि कंप्लीट बने हुए सूट्स होते हैं, रेडीमेड जिसे हम कहते हैं। इसमें लेडीज के सूट्स भी होते हैं, इसमें किड्स की वैरायटी भी होती है और इसमें जिसे हम कच्चा कपड़ा बोलते हैं वो भी मौजूद होता है। अच्छा। प्लस इसके अलावा इनकी मेन एक्सपर्टीज जो है वो सॉक्स के अंदर है, जो कि हमने आपको बताया इनकी लीडरशिप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में इनकी लीडरशिप है सॉक्स के अंदर। यूएस की ब्रांड्स नाइकी, एडिडास, रीबॉक या जितनी भी टियर 1 की ब्रांड्स हैं वो सब इनसे प्रोडक्शन करवाती हैं। रीजन बिहाइंड हमने जो बात करी थी, इनकी प्रोडक्शन का स्केल इतना है कि पूरी दुनिया में कोई भी इनकी कॉस्ट को मीट नहीं कर सकता। ये जिस कॉस्ट के ऊपर बनाते हैं कोई भी और सप्लायर उन ब्रांड्स को उस कीमत पे बेच ही नहीं पाता। सही। तो ऑटोमेटिकली इन्हीं को हर साल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और क्योंकि ये अपने ऊपर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में काम करते हैं तो इनकी क्वालिटी वक्तन फवक्तन बेहतर होती जाती है, कॉस्ट कम होती जाती है, ऑटोमेटिकली इनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। प्लस इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कंपनी का 5 साल का प्लान है, विजन 2027। अच्छा। कंपनी ये एम करती है कि हमें 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर और साउथ एशिया में डेनिम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना है। अच्छा। कंपनी कहती है कि सॉक्स के हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया के अंदर। फुल फैमिली क्लोथिंग लाइन हम बना रहे हैं। अब हमें एक और अपना फोकस एरिया बनाना है कि डेनिम एक ऐसी चीज़ है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी यूज़ होती है, थर्ड वर्ल्ड में भी यूज़ होती है। पूरी दुनिया में जीन्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि जेंट्स और लेडीज सब में इस्तेमाल है। अब इनका टारगेट है कि अगले 5 साल में हमने
डेनिम का भी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना है और उसके बाद इनके एम्बिशंस हैं कि हमें वर्ल्ड के अंदर लीडिंग एक्सपोर्टर बनना है। अच्छा, ये सारी बात हमने कंपनी और सेक्टर के बिजनेस के अंदर बिजनेस किस तरीके से होता है ये कर ली। इसमें समझना ये ज़रूरी है, हमने ये भी बता दिया कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी अच्छी है और ये है और इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। एक और बेनिफिट जो इनके पास है वो हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि टेक्सटाइल का जो सेक्टर है इसकी 90% इनकम टेक्सटाइल के सेक्टर से मुराद ऑन एन एवरेज जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जो इनकम होती है वो 90 to 95% इनकम एक्सपोर्ट करने से होती है। सही। एक्सपोर्ट का मतलब आप सब जानते हैं कि इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट बाहर बेचा। अब बाहर बेचने का मतलब है कि जो बाहर इनका बायर है उसके पास करेंसी रुपया तो नहीं है, उसके पास तो डॉलर है, तो वो इनको डॉलर भेजता है। इसका मतलब ये हुआ इनकी इनकम आती है डॉलर के अंदर। कल को जब डॉलर बढ़ेगा तो इनकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये सेम क्वांटिटी भी अगर बेच रहे हैं तो सिर्फ डॉलर के बढ़ने की वजह से भी इनकी इनकम में इंक्रीज हो जाएगा, उसके अंदर हमें इजाफा देखने में मिलेगा। अच्छा, इस बात को मैं कंक्लूड करता हूँ एक मुश्किल सी बात करके। मेरा दिल बहुत दुखी होता है ये बात करते हुए। आई एम होपफुल कि मोइन साहब भी इससे एग्री करेंगे कि देखें, डॉलर का बढ़ना तय। जो बंदा बोलता है डॉलर नहीं बढ़ेगा तो वो एक अजीब से ख्वाबो ख्याल में रह रहा है मेरी नज़र में, या उसको मईशत से मुताल्लिक इतनी अभी नो हाउ नहीं है। डॉलर को आर्टिफिशियली होल्ड करा जा सकता है, होल्ड से मतलब आर्टिफिशियली रोका जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल कोई भी काम हो वो एक हद तक होता है। सही, आर्टिफिशियल ही हो, उसके बाद वो एक झटके में ऊपर निकल जाता है। तो देखें, डॉलर ने बढ़ना ही है, इसी तरीके से इनकी इनकम वक्तन फवक्तन इंक्रीज होनी है। डॉलर का ना बढ़ना या रुकना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, सिर्फ एक सूरत में, वो ये कि पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसकी रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर है उसकी तरक्की की रफ्तार के बराबर हो जाए तो डॉलर स्टेबल हो जाएगा। यानी कि आर्टिफिशियली नहीं, बिल्कुल लॉजिक के तहत उस कीमत के ऊपर रुक जाएगा जिस कीमत पर अभी है। मुख्तसर कहने का मतलब यह है कि डॉलर स्टेबल नहीं हो सकता। और सोने पे सुहागा आखिरी बात जिस पे हम इसको कंक्लूड कर देंगे, डॉलर नीचे उस वक्त आएगा लॉजिकली अगर पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार यूएस की तरक्की से आगे निकल जाए, तो करेंसी का रिवर्स साइकिल शुरू हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, आप सब समझदार हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे मुलाकात। तो यहाँ पर ऑनरेबल गेस्ट ने जो मेजर 5 सेक्टर से उस तमाम सीरीज को मुकम्मल किया, जिसको हम बैंकिंग सेक्टर से लेके हमने शुरू किया। बैंकिंग सेक्टर था, फिर फार्मा था, एक्सप्लोरेशन था और लास्ट में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हमने डिस्कस किया। जिस कंपनी के शेयर को हम परचेज करने जा रहे हैं उसकी तमाम तफसीलात सर साथ ने जो है सेशन के अंदर आपके सामने रख दी। आई होप सो जब हम इस कंपनी के शेयर को परचेज करेंगे तो वो तमाम बातें आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हम इसकी शेयर को क्यों परचेज करने जा रहे हैं। खैर, आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे की जो तफसीलात है उसके लेकर आपके सामने हाजिर होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।